है कि भारत तिब्बत मैत्री का आधार हमारी इतिहास की विरासत है और दुनिया की इतनी बड़ी आबादी में तिब्बत अकेला देश है जो भारत को अपना गुरु देश मानता है। और इसकी स्मृति नालंदा के आचार्यों की मदद से शुरू तिब्बत भाषा, तिब्बती लिपि, तिब्बती भाषा का व्याकरण और बिहार से लेकर कश्मीर तक की उपलब्धियों का तिब्बत द्वारा बुद्ध मार्ग पर चलने के संकल्प के रूप में अनुगमन है। पूरा भारत तिब्बती स्त्री पुरुषों के लिए पुण्य भूमि है। ये मान्यता है कि इस जन्म में अगर हमने अच्छा कर्म किया तो अगले जन्म में हमारा भारत भूमि पर जन्म होगा। भारत को इस तरह से राजनीतिक कारणों से नहीं, सैनिक स्वार्थ से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आस्था के कारण तिब्बत के भाई बहन बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं। आज भी आप बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ या लुम्बिनी जाइए तो हजारों तीर्थयात्रियों के बीच में तिब्बती स्त्री पुरुषों की उपस्थिति की अपनी अलग सुगंध होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जैसे जैसे दुनिया आजादी वैसे वैसे चीन के राजनीतिज्ञों ने अपनी सफलता को पास पड़ोस के लोगों के लिए संकट का कारण बना दिया। ये दुनिया में सबको मालूम है कि 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1947 में भारत को आजादी मिली 200 साल लंबी गुलामी से, और उसके बाद यूरोप के देशों की गुलामी की जकड़ से अफ्रीका और एशिया के देश छूटने लगे। इंडोनेशिया आजाद हुआ, कीनिया आजाद हुआ, युगांडा आजाद हुआ, लेकिन तिब्बत एकदम से गुलाम बना दिया गया। 1949 की चीनी क्रांति के बाद बीजिंग में शासन में आए कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों का मन चीन का जो राष्ट्रीय भूगोल था उससे संतुष्ट नहीं था। वो उसका विस्तार करना चाहते थे और उस विस्तारवादी राजनीति में उन्होंने तिब्बत को हड़प लिया। जैसे ही तिब्बत पर चीन का कब्जा हुआ, वैसे ही भारत और चीन की जो सदियों पुरानी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक निकटता थी वो भौगोलिक होड़ में बदल गई। जब तक तिब्बत आजाद था, भारत और चीन के बीच बहुत बड़ा एक क्षेत्र था तिब्बत, जो मध्यस्थता का काम करता था। और भारत और तिब्बत के बीच में इतने अच्छे संबंध थे, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, आवागमन में कोई अंकुश नहीं था, भूगोल का कोई बंटवारा नहीं था, और करीब करीब वही स्थिति थी जो आज भारत और भूटान के बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में। न कोई वीसा, न कोई पासपोर्ट, न पुलिस, न सेना, कोई खर्चा ही नहीं था। न तिब्बत का खर्चा था, न भारत का खर्चा था। लेकिन आप सबको याद है कि 1956 में जब पूरी दुनिया महात्मा बुद्ध के जन्म का 2500 साल मना रही थी, भारत ने सारी दुनिया के बौद्धों को निमंत्रित किया। उसमें तिब्बत के दलाई लामा जी और पंछेन लामा जी भी हमारे अतिथि थे। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे। और इन सब ने बड़े श्रद्धा भाव से न सिर्फ महात्मा बुद्ध का 2500 साल का जन्मोत्सव मनाया, बल्कि जो दुनिया में बुद्ध के रास्ते पर चल रहे लोग हैं उन सबका स्वागत किया। उस समय दलाई लामा जी ने भारत के नेताओं से बताया कि चीन के इरादे ठीक नहीं हैं। पहले उन्होंने समझौता किया, अब उन्होंने सेना लगा दी है। हम
तिब्बत लौटना नहीं चाहेंगे जब तक तिब्बत की स्थितियां सम्मानजनक न हो जाएं। किताबों में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय चीन के इरादों के बारे में दलाई लामा के विश्लेषण से अपनी सहमति नहीं जाहिर की। उन्होंने कहा कि चीन में क्रांति हुई है, आदर्शवादी लोगों के हाथ में शासन है, अगर वो कुछ अनुचित कर रहे हैं तो हम उनको बात करेंगे, हमको भी कुछ समस्याएं हैं लेकिन हम वार्ता कर रहे हैं। ये बात 1956 की है। 1959 में हालात इतने और बिगड़ गए। एक तरफ तो 1954 में चीन ने भारत के साथ समझौता किया, जिसको हम पंचशील समझौता कहते हैं। वो कुल 8 साल का समझौता है। दुनिया में जो देशों के बीच में समझौते होते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल के समझौते होते हैं। भारत के प्रशासनिक पक्ष ने पूछा भी जवाहरलाल नेहरू जी से कि आप चीन के लोगों से बात करें कि ये 8 साल का समझौता क्यों कर रहे हैं, 10 साल का क्यों नहीं, 20 साल का क्यों नहीं। जवाहरलाल जी ने समझाया कि ये अनुभवी लोग नहीं हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का इनका ज्ञान कम है। चलो 8 साल का समझौता भी बुरा नहीं है, और अगर वो समझौता सफल रहा तो 8 साल बढ़ के 20 साल हो जाएगा। तो मित्रों, शुरू से दलाई लामा जी को चीन के इरादों के बारे में शंका थी, और शुरू से हम भारत के लोग चीन को संदेह का लाभ देते रहे और ये मानते रहे कि ये दुनिया में समता का, मित्रता का, बंधुत्व का समाज बनाने में लगेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन 1959 में दलाई लामा के लिए परिस्थिति सहनीय नहीं रह गई और वो 60-70 हजार लोगों के साथ सैनिक का कपड़ा पहन करके पोटाला राजमहल से निकले और पोटाला लासा से भारत की सरहद तक कई दिनों की बड़ी खतरनाक यात्रा करके भारत में शरणागत हुए। भारत के लिए ये जरूर आज भी संतोष की बात है कि हमने अपनी परंपरा का सम्मान करते हुए शरणागत की रक्षा का जो हमारा एक इतिहास रहा है, उसके अनुकूल शरणागत दलाई लामा जी और तिब्बती भाई बहनों का सस्वागत भारत के विभिन्न प्रदेशों में निवास का इंतजाम किया। उसमें सबसे ज्यादा जगह मुख्यमंत्री श्री निजलिंगप्पा जी ने तब के मैसूर राज्य में दी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में इन्होंने दलाई लामा जी के आवास का इंतजाम किया। मसूरी में बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हुआ। बनारस में एक विश्वविद्यालय शुरू किया गया। बोध गया में एक तिब्बती मंदिर बनाया गया। यानी जगह जगह कर्नाटक से लेकर के बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इनके निवास का इंतजाम हुआ। आज भारत में लगभग 60,000 तिब्बती भाई बहन 1959 से जो उनका चीन से संबंध टूटा, आज भी बगैर राष्ट्रीयता के, बगैर नागरिकता के वो भारत में हमारे शरणागत हैं। लेकिन तब और अब में बहुत फर्क हो चुका है। तब दुनिया को तिब्बत के बारे में कुछ पता नहीं था। आज दुनिया में लगभग 90 देशों में तिब्बती मुक्ति साधना के प्रतिनिधियों की सक्रिय उपस्थिति है। दुनिया की हर बड़ी भाषा में तिब्बत के बारे में साहित्य उपलब्ध है और संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग के सामने हर साल तिब्बती मुक्ति साधना के लोग चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा जमाने के बाद से संस्कृति, भाषा, धर्म से लेकर पर्यावरण तक जो विनाशकारी काम हो रहे हैं उन पर दुनिया का ध्यानाकर्षण का काम चल रहा है। लेकिन जो भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या हुई वो ये कि शांति का पूरा क्षेत्र हिमालय, जो हमारे लिए साधना का क्षेत्र था, अब एकदम युद्ध के क्षेत्र में बदल गया। पहले खून की बूंदें 1962 में गिरी जब चीन की सेना ने भारत की सीमा का अतिक्रमण करते हुए तिब्बत पर जमाए नए नए कब्जे का लाभ उठाते हुए हमारे ऊपर हमला किया और लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन उस 1962 के हमले में चीन के कब्जे में चली गई।
दुनिया में इस पर ताज्जुब हुआ, क्योंकि भारत तो शांति का संदेश लेकर के अंग्रेजी राज से जीतने के बाद दुनिया में निकला था। चीन की क्रांति में भारत की सहानुभूति थी। भारत कम्युनिस्ट चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलाने का हामी था। तीसरी दुनिया में भारत ने गुटनिरपेक्ष देशों के बीच में इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, मिस्र, इन सब के बीच में चीन को प्रवेश दिलाया और बदले में चीन ने पीठ में छुरा भोंका, भारत पर हमला किया। फिर एक तरफा युद्ध विराम भी हुआ, क्योंकि दुनिया में शांति की ताकतों का जोर था। दुनिया में भारत का अपना एक विशिष्ट स्थान था। और तब से आज तक 1962 से आज 2023 ये दुख, ये घाव ताजा है। चीन भारत और तिब्बत की पुरानी सीमा के दस्तावेजों का कोई सम्मान नहीं करता और इसलिए 4000 किलोमीटर लंबा क्षेत्र, 4000 किलोमीटर ये भारत और तिब्बत का सीमा क्षेत्र हुआ करता था। अब वो भारत और चीन का सीमा क्षेत्र हो गया है। जब तक तिब्बत आजाद था, कुल 18-20 सीमा की चौकियां थीं और कुछ हजार सैनिक इस सीमा पर 4000 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी के लिए थे। अब जब से चीन ने कब्जा किया है, लगातार तिब्बती क्षेत्र में सैनिक तैयारियां बढ़ाई जाती हैं। न्यूक्लियर हमले के केंद्र बना दिए गए हैं और लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जगह जगह चीन की सेना भारत के भूमि, भारत के भूभाग, भारत के भूगोल की अवहेलना करती है। सबसे ताजा घटना 2020 में गलवान घाटी लद्दाख में हुई, जहां पर हमारे 40 से ज्यादा शहीद सैनिक अकारण मारे गए और आज भी वहां पर वार्ता चल रही है। दुनिया का सबसे अशांत क्षेत्र, युद्ध के सबसे किनारे पहुंचा हुआ क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि चीन न तो भारत के साथ संवाद के लिए ईमानदारी से सामने आता है और न दुनिया के बड़े देश इस बारे में चीन की दबंगई का विरोध कर रहे हैं। भारत में इस बात की भी बड़ी चिंता है कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान से शुरू करिए और नेपाल तक, सब में चीन ने अपनी पहुंच बनाई है। पाकिस्तान ने तो जो हिस्सा उसने कश्मीर पर कब्जा किया 1948 में, उसमें से 900 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी। चीन वहां कैसे पहुंच गया और चीन उस जगह का क्या इस्तेमाल कर रहा है, ये जांचने की बात है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मामले को जो विवाद चलाया जाता है, उसका जो अप्रत्यक्ष लाभकारी है, लाभार्थी है, वो चीन है। तो पाकिस्तान को कश्मीर पर कब्जा बनाए रखने के लिए उकसाए रखना, और न सिर्फ उकसाना बल्कि अपने लाभ के लिए उस जमीन को अपनी बना लेना जिसका 5000 साल के इतिहास में कभी चीन से कोई संबंध ही नहीं था। अक्साई चीन का बड़ा इलाका जो लद्दाख से लगता है, उस पर जो कब्जा 1962 में जमाया, तो आज तक दबंगई से उस इलाके में सैनिक तैयारियां बनी हुई हैं। उसी का परिणाम है कि गलवान घाटी में हमारे ऊपर हमला हुआ और 18 बार मौजूदा सरकार और उसके नायक श्री नरेंद्र मोदी ने 18 बार चीन के मौजूदा नेतृत्व से बात की, लेकिन वो सुधरे नहीं, वो बदले नहीं। जैसे उन्होंने नेहरू जी को धोखा दिया, वैसे ही उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी को भी धोखा दिया है। श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बातचीत को संभालने में लगी हुई है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर चीन की परछाई है। भारत के हजारों लड़के चीन पढ़ने भेजे जा रहे हैं, भारत के हजारों व्यापारी चीन से व्यापार करते हैं। चीन भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। तो अब वो बात नहीं रह गई जो नेहरू जी के जमाने में थी। नेहरू जी के जमाने में कोई आर्थिक
निर्भरता का मामला नहीं था। आज तो भारत की अर्थव्यवस्था में खुले और ढके तरीके से चीन का सबसे बड़ा हस्तक्षेप है। गलवान घाटी के दुर्घटना शर्मनाक हत्याकांड के बावजूद 2020 और 2023 के बीच में चीन से हमारा व्यापार 43% बढ़ा है। इसको आप क्या कहेंगे? तो हम असुरक्षित हो गए हैं। नेहरू जी के समय में खाली हिमालय क्षेत्र में चीन का आतंक था। अब पिछले 70 साल में चीन की सरकार ने हिंद महासागर में भी सामरिक अड्डे बना लिए। इंडोनेशिया, श्रीलंका से लेकर के दूर ऑस्ट्रेलिया तक के बीच में कई टापुओं पर चीन ने अपना दावा किया है, कई पर कब्जा किया है और भारत इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया और जापान की मदद से एक संयुक्त रणनीति बना रहा है। लेकिन आज की चुनौती भारत की खाली हिमालय क्षेत्र में असुरक्षा की नहीं है, हिंद महासागर क्षेत्र में भी असुरक्षा की है। हम जानते हैं कि भारत युद्ध नहीं बुद्ध का देश है। हम मानते हैं कि हमारा पड़ोसी बदल नहीं सकता। आप अपना पड़ोसी चुन नहीं सकते। पड़ोसी सुधर जाए इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी और हम इस काम में जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल तिब्बत का है। तिब्बत वो भूभाग है जो 65 लाख की आबादी के बावजूद कई हजार किलोमीटर तक का विस्तार रखता है। मौजूदा चीन का जो भूगोल का नक्शा आज आप हम लोगों की बातचीत के बाद अगर देखेंगे तो पाएंगे कि मौजूदा चीन का 1/4 हिस्सा तो तिब्बत है। अगर तिब्बत निकल जाए, तिब्बत आजाद हो जाए 1949 जैसा, तो फिर चीन का दायरा घट जाएगा। चीन ने इस नए इलाके को अपना उपनिवेश बनाया है, कोलोनाइज किया है और उसके लिए सबसे बड़ा दबाव उसने भारत पर पैदा किया है। भारत और तिब्बत की सीमा पर चीन की तरफ से कई हजार सैनिक हमलावर तैयारी के साथ इकट्ठा हैं। हिंद महासागर में कई टापुओं पर न्यूक्लियर मिसाइल लगा दी गई है और चीन अपने दावे को और मजबूत करने के लिए वन बेल्ट वन रोड योजना लेके आए हैं। हमें भारत के नीति निर्माताओं का सम्मान करना चाहिए कि उन्होंने देर से ही चाहिए चीन के विस्तारवादी इरादों के खिलाफ दुनिया में अपनी आवाज रखी है। दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान समेत वन बेल्ट वन रोड में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। भारत ने इसका विरोध किया है और भारत की देखा देखी जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम ये भी चीन के दबाव में आने से इनकार कर चुके हैं। यानी एक शीत युद्ध चल रहा है। वो वन बेल्ट वन रोड के अंतर्गत एशिया और यूरोप को अपने प्रभाव क्षेत्र में स्थापित करना चाहते हैं। हम हर राष्ट्र की, छोटे बड़े देश की स्वायत्तता और संप्रभुता के सम्मान वाली व्यवस्था चाहते हैं। परस्पर सहयोग हो, युद्ध न हो, शांति हो, हत्या न हो, लेकिन दबंगई भी न हो। ये कैसे होगा? इसका रास्ता चीन की तिब्बत पर जमाई गई हुकूमत के खात्मे से होगा। कुछ लोग कहते हैं, मैं अपनी बात को पूरा करूंगा, कुछ लोग कहते हैं ये हो कैसे सकता है? चीन इतना बड़ा देश है, तिब्बत इतना छोटा देश है। तिब्बत का संघर्ष चीन की सेना की ताकत के आगे क्या करेगा? ये अगर भारत के लोग ना कहें तो ज्यादा अच्छा है। भारत तो उस ताकत का गुलाम था जिसका दुनिया में चारों तरफ डंका बजता था। ब्रिटिश साम्राज्य ऐसी इस ताकत का नाम था जिसमें सूरज नहीं डूबता था, सूरज ही नहीं डूबता था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बीच का पूरा विश्व ब्रिटिश हुकूमत के मातहत था और हम चरखा चला रहे थे, हम नमक बना रहे थे, हम सिविल नाफरमानी कर रहे थे। लोग मजाक उड़ाते थे गांधी जी का और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कि कहीं चरखा चलाने से, नमक बनाने से, सत्याग्रह करने से आजादी मिलती है। आमने सामने के मुकाबले में जो जीतेगा वो आजाद रहेगा, जो हारेगा वो गुलाम होगा। गांधी जी ने उस तर्क का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस सब के मुकाबले में सत्य का
नैतिकता का पड़ला भारी होगा। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। यही मैं तिब्बत की कहानी को जोड़ना चाहता हूं। तिब्बत के बारे में 1959 में जब दलाई लामा अपना देश छोड़ने को मजबूर हुए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी को तिब्बत के बारे में पता ही नहीं था। पहला प्रस्ताव 6 साल बाद 1965 में रखा गया। उसके बाद से आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संवेदनशील मंच पर तिब्बत की चर्चा नहीं हुई, और जब जब चर्चा होती कोशिश की जाती है तब अमेरिका तटस्थ रहता है, भारत चीन के साथ वोट करता है। ये हमारी विदेश नीति की दरिद्रता है, दिशाहीनता है, या चीन के बारे में एक मौन भय है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जैसे भारत का मुक्ति संग्राम 1857 में बुरी तरह से पराजित होने के बाद 1921 से एक नए अध्याय में प्रवेश कर गया। असहयोग आंदोलन, चंपारण के किसानों की लड़ाई, बारदोली की लड़ाई और भगत सिंह की शहादत, और वहां से लेके नेताजी सुभाष का आजाद हिंद सेना बनाना, और लगातार गांधी का एक पांव जेल में एक पांव रेल में, और गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, कृपलानी, पटेल, आजाद, नेहरू, जयप्रकाश, लोहिया, हजारों हजार लोग पूरे भारत में। जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया और देखेंगे, दम है कितना दमन में तेरे देख लिया और देखेंगे। इस रास्ते पर चलते हुए सफल हुए। हजारों की कुर्बानी का करोड़ों पर असर हुआ और ब्रिटिश झंडा उतर गया। ऐसा ही चीन के साथ तिब्बत में हो रहा है। इस समय तिब्बत की कहानी खाली देश छोड़ने की कहानी नहीं है। तिब्बत के अंदर 5 साल पहले प्रमुख मठों में आत्म बलिदान का सिलसिला शुरू हुआ। 162 से ज्यादा भिक्षु, भिक्षुणी और सामान्य नागरिकों ने आत्मदाह कर लिया। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आज हमारी गोष्ठी खत्म होने के बाद अपने घर में कहीं अगर आग जल रही हो, मोमबत्ती की रोशनी हो, चूल्हे की आग हो, जरा एक छोटी उंगली को जलाने की कोशिश करके देखिएगा, कितनी पीड़ा होगी। और लोग कहेंगे पागल हो गए। लेकिन तिब्बत में लोगों ने अपनी पूरी शहादत कर दी। आधा दर्जन से कम भिक्षुओं के बलिदान से वियतनाम में अमेरिका पराजित हुआ। ये तिब्बती मुक्ति साधकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरी बात, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले दुनिया में तिब्बत के बारे में जानकारी बहुत कम थी, लेकिन आज दुनिया के हर बड़े महानगर में तिब्बत के बारे में सवाल उठाने वालों का समूह बन गया। 119 देशों में तिब्बत मुक्ति समर्थकों के मंच बन गए। चीन के नेता जब दुनिया में अपना डंका बजाने के लिए निकलते हैं, एक ही सवाल है जिस पर वो निरुत्तर हो जाते हैं, वो तिब्बत का सवाल है। उनको उनकी सभाओं के अंत में किसी कोने से एक आवाज उठती है, तुम्हारी बात समझ में आ गई, तुम्हारी सफलता तुमको मुबारक, लेकिन तिब्बत को कब आजाद करोगे? और वो हक्का बक्का हो जाते हैं। दलाई लामा इस समय पूरी दुनिया के शांति के महाशिक्षक हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से लेकर के दुनिया का ऐसा कोई सम्मान नहीं है जो दलाई लामा जी के चरणों में दुनिया ने समर्पित नहीं किया है। और दुनिया में इस सांसदों बेलन करता है। तिब्बत समर्थकों का अंतरराष्ट्रीय मंच बन गया है। वो भी 4 साल में एक बार दुनिया के प्रमुख देशों में इकट्ठा होता है, मिलता है। भारत में भी कई संगठन तिब्बत मुक्ति के लिए आवाज उठा रहे हैं। जब तिब्बत पर हमला हुआ तो पहला सम्मेलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कलकत्ता में किया। बड़ी विराट सभा हुई पटना में, जिसको भारत के पूर्व राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र प्रसाद ने संबोधित किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो 1949 में ही तिब्बत पर चीनी कब्जे को शिशु हत्या करार दिया था और हिमालय बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। और अन्य दलों ने मुट्ठी भर चीन समर्थक तत्वों को छोड़ में चीन के इस विरोध है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है।
इसीलिए भारत तिब्बत मैत्री संघ का काम है कि दलों के अपने अपने विवशताओं के कारण जो चुप्पी है, मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं है, उसके बारे में हम नागरिक स्वर बने। और मुझे बहुत खुशी है कि भी राजगीर में कई सौ लोग हमारे अतिथि, हमारे स्वागत समिति के संयोजक थे। तिब्बती अस्मिता के श्रेष्ठतम प्रवक्ता प्रोफेसर सामदांग रिनपोचे, उन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया। पेम्पा सेरिंग तिब्बत की प्रवासी सरकार के प्रधानमंत्री वो पधारे, विदेश मंत्री पधारी, और भारत के 15 राज्यों से 150 से ज्यादा स्त्री पुरुष आए, उनमें से कुछ यहाँ भी मौजूद हैं। तो मैं आज आपसे जो भारत की सुरक्षा का सच है उसको समझने का आह्वान करता हूं। भारत की सुरक्षा की कोई समस्या तिब्बत पर चीन के कब्जे के पहले नहीं थी। पूरा हिमालय शांति क्षेत्र था। उसका उदाहरण भूटान, नेपाल और भारत का संबंध था, तिब्बत का संबंध था। आने जाने की सुविधा थी, ज्ञान से लेके व्यापार तक के लिए एक सैकड़ों बरस की बनाई परंपरा थी। लेकिन चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद से भारत का सैनिक खर्चा बढ़ा। इस बड़े खर्चे को हमने कहां से इंतजाम किया? हमने कृषि विकास में कटौती की, स्वास्थ्य योजनाओं को स्थगित किया, शिक्षा में लग रही पूंजी को घटाया, और वो सब का सब चीन से भारत की रक्षा में लगा। आज वो और बढ़ गया है, क्योंकि तब तो हमारे पास पारंपरिक हथियारों की व्यवस्था थी। जब से चीन ने परमाणु बम विस्फोट किया, भारत को भी बनाना पड़ा, और उसकी रख रखाव में कितना खर्चा है ये वैज्ञानिक और सैनिक आपको बताएंगे। इसीलिए भारत तिब्बत मैत्री संघ जो संवाद और सत्याग्रह के जरिए दुनिया भर की आजादी का समर्थक है, उसका आह्वान है कि भारत की सुरक्षा तिब्बत की आजादी के जरिए ही गारंटी की जा सकती है। तो मैं तमाम रक्षा नीति विशेषज्ञों, विदेश नीति विशेषज्ञों, जनतंत्र समर्थकों और राष्ट्रीयता के पुजारियों से कहना चाहता हूं कि दुनिया में स्वतंत्रता का हनन, राष्ट्रीयता का मर्दन, अस्मिता का विनाश सबसे शर्मनाक तरीके से तिब्बत में हो रहा है। उसको करने वाला देश चीन है। चीन तिब्बत पर कब्जे के बाद से अपने सभी पड़ोसियों को परेशान, इसके 18 पड़ोसी देश हैं, खाली भारत नहीं है। एक पड़ोसी तिब्बत को तो इसने हड़प लिया, लेकिन एक देश है वियतनाम, जिसने तिब्बत और भारत की तरह से चीन की दबंगई को बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि जवाब दिया, और चीन की सेनाओं को वियतनाम से पीछे हटना पड़ा। जिस वियतनाम की आजादी के लिए चीन ने मदद की थी, आजाद होने के बाद उसके इरादे बदल गए थे, लेकिन चीन को वियतनाम ने सबक सिखाया। आज पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के हर देश का चीन के इरादों के प्रति बहुत असंतोष है। उसमें श्रीलंका भी शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है, वियतनाम शामिल है, ताइवान शामिल है। लेकिन आवाज बढ़ाने में जापान, ऑस्ट्रेलिया हमारी मदद कर रहा है। हिमालय क्षेत्र में इसी तरह से तिब्बत मुक्ति साधना भारत के पक्ष में एक प्रबल स्वर है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी अगर भारतीय हैं तो भारत की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। खाली रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, सेना के जवानों की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी का पूरा करना बिना जानकारी के कैसे होगा? तो भारत तिब्बत मैत्री संघ का आह्वान है कि वो भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करे, नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, वनस्पति के बारे में, खनिज के बारे में, सेना के बारे में। दूसरा, तिब्बत मुक्ति साधना के तरीकों का, तर्कों का अध्ययन करें, उनसे निकटता स्थापित करें। आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। बहुत बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में रहती है।